के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। शिव पार्वती विवाह उत्सव के क्रम में बाबा को हल्दी की पार्वती विवाह उत्सव के क्रम में बाबा को लगी हल्दी, महंत आवास मंगल गीतों से गूंजा। वाराणसी रजिस्ट्री ऑफिस में हुई तालाबंदी, अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय में कार्य रहा ठप। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। और नगर में शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मंदिरों की हुई आकर्षक साज सजावट। और अब खबरें विस्तार से। शिव पार्वती विवाह उत्सव के क्रम में बाबा को हल्दी लगाई गई, महंत आवास मंगल गीतों से गूंज उठा। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम बुधवार से विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर आरंभ हो गया। टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। अयोध्या के रामायणी पंडित वैद्यनाथ पांडे के परिवार से भेजी गई हल्दी संध्या बेला में शिव को लगाई गई। बाबा को खास बनारसी ठंडई, पान और पंचमेवे का भोग लगाया गया। इसके पूर्व बसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिमा तिलकोत्सव हुआ था। हल्दी की रस्म के लिए गवनहरियों की टोली संध्या बेला में महंत आवास पहुंची। बाबा का संजीव रत्न मिश्र ने विशेष राजसी स्वरूप में श्रृंगार कर भोग लगाया। इसके उपरांत आरती उतारी। एक तरफ मंगल गीतों का गान हो रहा था तो दूसरी तरफ बाबा को हल्दी लगाई जा रही थी। बाबा के तेल हल्दी की रस्म महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में हुई। पूजन अर्चन का विधान उनके पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी ने पूर्ण किए। मांगलिक गीतों से महंत आवास गुंजायमान रहा। ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित गीत गाए गए। महंत आवास पर शिवांजलि में वृंदावन से आए भक्तों की टोली ने बाबा के हल्दी के उत्सव के बाबा के समक्ष शिव पार्वती प्रसंग को नृत्य की भंगिमाओं और भावों के माध्यम से जीवंत किया। नृत्य सेवा की शुरुआत उन्होंने अर्धांग से की। भावपूर्ण नृत्य के उपरांत भगवान शिव के भजन पर भाव नृत्य किया। पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत गणेश परन और शिव परन की प्रस्तुति विशेष रही। समापन होली गीत पर नृत्य से किया। इससे पूर्व गवनहरियों की टोली ने बाबा की पंचबदन प्रतिमा के समक्ष मंगल गीत गाए। हल्दी के पारंपरिक शिव गीतों में दूल्हे की खूबियों का बखान किया गया, साथ ही दुल्हन का ख्याल रखने की ताकीद भी की जा रही थी। मंगल गीतों में ये चर्चा भी रही कि विवाह के लिए तैयारियां कैसे की जा रही हैं। नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि गण नाच नाच कर सारा काम कर रहे हैं। शिव का सेहरा और पार्वती की मौरी कैसे तैयार की जा रही है। हल्दी की रस्म के बाद नजर उतारने के लिए गीत गाकर महिलाओं ने भगवान शिव की रजत प्रतिमा को चावल से चूमा। लोकाचार के दौरान बाबा को ठंडई, पान और पंचमेवे का भोग लगाया गया। अच्छा, कौन मेरे भैया बाबा के बात कर हाथ उठाओ। आए हैं ऐसे आज बाबा पर क्या है, हल्दी लगेगी ना तो जैसे बाबा के नाम को जपते, बाबा के नाम को जपते अपनी तो आपका क्या होगा जनाब वाली, आपका क्या होगा जनाब वाली, आपका क्या होगा। मेरे आगे है बाबा, मेरे आगे है बाबा। इस तरह का बाबा का हल्दी लगाया गया है।
आज ये भागवत का आप तो देख ही सकते हैं कि एक अच्छा उत्सव की तरह मनाया जा रहा है हल्दी का त्योहार। ये आम जीवन की तरह हल्दी तेल नहीं है कि एक जैसे आम जीवन में होता है, ये भगवान का हल्दी तेल है और अयोध्या से हल्दी मंगाई गई है। ये तो और भी सम बात है, एक अच्छी अजीब अद्भुत बात है। दीदी ये लगभग कितनी पुरानी परंपरा 357 वर्ष हो चुके हैं नियर अबाउट। हाँ दीदी, आज हल्दी के बाद क्या क्या बाबा को इसके बाद कल संगीत का प्रोग्राम होगा, फिर शिवरात्रि होगा। शिवरात्रि के बाद भगवान गौना लेने आएंगे और आज ये भगवान का घर बना है और उस दिन पार्वती जी का मायका बन जाएगा और जिस दिन शंकर जी गौना लेने आएंगे रंगभरी एकादशी वाले दिन। दीदी आज क्या ठंडाई उंडाई का भी भोग लगा गया? ठंडाई सब लगा हुआ है, सबका भोग लगा हुआ है आज। तो आज से महल नवाज उत्सव चालू हो गया। उत्सव बसंत पंचमी से शुरुआत है। उत्सव तिलक चढ़ा था भगवान का बसंत पंचमी वाले दिन और आज हल्दी तेल है, कल संगीत है, फिर शादी है। जैसे एक आम जीवन की शादी है लेकिन ये भगवान का है, तो भगवान काशी के कण कण में भगवान है, तो सब कुछ सबको एकदम मैं सबको एकदम मगन है भगवान की उसमें भक्ति में। दीदी गाना बजाना भी हुआ क्या? लेडीज हाँ लेडी संगीत कल होगा, आज हुआ है हल्दी गीत गाया गया है, सब कुछ किया गया है, पर संगीत कल होगा भगवान का जैसे हम लोग में होता है, नाच गाना उत्सव बताओ कल भी होगा इसी तरह। वाराणसी रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी हुई। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय में कार्य ठप रहा। वाराणसी रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सूचना दी गई थी कि वाराणसी रजिस्ट्री कार्यालय में रामनगर के 22 गांव व मोहल्ले हैं जो अपनी रजिस्ट्री का काम रामनगर तहसील से भी कर सकते हैं। इसके विपक्ष में मुखर होकर वाराणसी कचहरी के अधिवक्ता ने अपना विरोध जताया था। यही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन के तहत उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल से भी अधिवक्ताओं ने बात करने की कोशिश की थी। हुआ ये कि अधिवक्ताओं के बीच दो गुट अलग अलग बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट का मानना है कि कचहरी परिसर में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए ये विकल्प अच्छा विकल्प है। वहीं दूसरे अधिवक्ताओं का मानना है कि जो निर्णय है उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये उचित नहीं है। इसी के तहत गुरुवार को अधिवक्ताओं ने वाराणसी रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्री कार्यालय को बंद करने का प्रयास किया, जिससे अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को उग्र होता देखकर रजिस्ट्री कार्यालय में ताला बंद कर दिया और काम पूरा ठप हो गया, जिसकी वजह से अधिकारियों का मानना है कि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की सूचना रजिस्ट्री कार्यालय में दी है, तब से लगातार 6 दिनों से अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं। अधिवक्ताओं का मानना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने से हटने वाले नहीं हैं। धीरेन्द्र कुमार सैनी सहायक आयुक्त स्टाम्प का कहना है कि काम सुचारू रूप से 12 बजे दोपहर तक चल रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों के हंगामा करने की वजह से स्टाम्प कार्यालय को बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं न कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो लोग रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालय आए थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल अभी काम बंद है। आगे आला अधिकारी से बात करके ये तय किया जाएगा कि स्टाम्प कार्यालय कब तक खोला जा सकता है। सर, रजिस्ट्री को लेकर के कहा जाए तो अधिवक्ताओं ने जो है हड़ताल की थी, उसके बाद क्या सर सोल्यूशन निकला? माननीय मंत्री जी के साथ दोनों बार के जो पदाधिकारी हैं और पूर्व के पदाधिकारी, उनके साथ बैठक सर्किट हाउस में हुई थी 5 को, और ये तय हुआ था कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, जिसके आधार पे जो रामनगर में 22 गांव गए हैं, 22 मोहल्ले गए हैं, उनकी रजिस्ट्री का ऑप्शन दोनों जगह देने की बात है। अगर कोई भी पक्षकार चाहता है कि हम सदर में कराना चाहते तो सदर में करा ले, और रामनगर में कराना चाहते तो रामनगर में करा ले। इस ऑप्शन पे कार्य चल रहा है, ये जल्दी ही हो जाएगा। तो इसमें फिर से क्या है, कहा जाए तो अधिवक्ताओं से जो दोनों पर जो है उनके अध्यक्ष से बात हुई थी बार एसोसिएशन की, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर से जो है बाधित की गई है। कार्य अभी बाधित किया गया है। सूचना प्राप्त करते हैं कौन लोग हैं, अभी तो जानकारी नहीं है हमारे पास। तो अभी रजिस्ट्री फिलहाल बंद? हाँ, 12 बजे तक रजिस्ट्रियाँ तो हो ही गई हैं, उसके बाद बंद हुआ। अभी बंद हो गया है रजिस्ट्री? वो सबको बाहर निकाल दिया उन्होंने। हम तो ऑफिस खोले ही हैं, लेकिन पक्षकारों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। कितना सर वो हो रहा होगा लॉस गवर्नमेंट को? कितना रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसका कैलकुलेशन तो कितना आएगा बनामा, ये जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन लॉस हो रहा है, ऐसे ना होने से कम होगा।
हाँ, अभी तो रेवेन्यू आज के डेट में तो रेवेन्यू लॉस दिख ही रहा है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी को हताश व निराश बताया। बोले, विपक्षी गठबंधन ठगबंधन है। राहुल गांधी की गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। राहुल गांधी हताश और निराश है। जिस यूपी ने नेहरू गांधी परिवार को 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं। इससे तय है कि यूपी से उनकी विदाई हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री चंदौली व वाराणसी की क्लस्टर मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। चंदौली रवानगी से पूर्व उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार के लिए कार्यकर्ता कमर कस लें। बीजेपी को 370 से अधिक सीट दिलाने के लिए लक्ष्य रखा जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी में सभी 80 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। कहा कि धार्मिक स्थलों का विरोध करना कांग्रेस पार्टी की आदत है। राम जी के खिलाफ टिप्पणी करना, सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, उत्तर दक्षिण को अलग अलग करने की बात करना, टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों का समर्थन करना। इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की ये सोच कैसी है। कर्नाटक से कांग्रेस उम्मीदवार के राज्यसभा चुनाव जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं बोलते बल्कि छिपाने का काम करते हैं। ये कैसी सोच है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार इतनी भी सीट नहीं जीत पाएगी कि नेता प्रतिपक्ष बन सके। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य यह भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है। अभी मैं चंदौली जा रहा हूं और वापसी पे आते हुए बनारस में भी आऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र ने पहले भी सब सीटें जिताई है और अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी ने कहा है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपनी तीसरी टर्म में बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सबका एक संकल्प ये भी है कि विकसित भारत को गढ़ने बनाने के लिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। उसको लेके भी लगातार प्रयास जारी हैं। 18 साल के युवाओं से, 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई, उनसे कहूंगा अपना वोट बनाइए भी और मतदान कीजिए भी। अपना पहला वोट देश के लिए, यही सोचकर चलिए ताकि एक अच्छी सरकार वो बनाए और देश को आगे बढ़ाए। देखिए राहुल गांधी जिस तरह से हर सभा में और रैली में अपने प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है कि आप प्रधानमंत्री, ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जिताया, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की, तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि ये दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन
के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना। आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कर्नाटक से जीता है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं कहते, पर्दा डालने का काम करते हैं, छिपाने का काम करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उनकी पोल खुल जाती है। आखिरकार ये क्या सोच के चले हैं? क्या सत्ता में आने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प, एक बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का, सनातन धर्म को कुचलने का, देश को बांटने का, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के आधार पर बांटने का? ये कैसी कांग्रेस और कैसा गठबंधन है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। नगर में शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मंदिरों में आकर्षक साज सजावट की गई। नगर में शिवरात्रि पर्व को देखते हुए सभी मंदिरों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जिसमें दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर को विद्युत झालरों एवं माला फूल से सजाया जा रहा है। मंदिर के महंत अजय गिरी ने बताया कि भव्य श्रृंगार के साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शिव बारात में आने वाले सभी भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन के लोगों को भी भीड़ को देखते हुए सूचित कर दिया गया है। ये देवगुरु बृहस्पति का मंदिर है। काशी खंड में देवगुरु बृहस्पति जब सभी देवी देवताओं अवतरित हुए तो इसी स्थान पर देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव का आराध्य तपस्या किया था। भगवान शिव प्रसन्न होकर के शालिग्राम स्वरूप भगवान बृहस्पति को यहाँ स्थापित किया। इसके तत्पश्चात विगत काफी वर्षों से देवगुरु बृहस्पति का वार्षिक श्रृंगार एवं अंकुट महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, जो महाशिवरात्रि के दिन होता है। इधर काफी दिन से जो है देवगुरु बृहस्पति प्रांगण में जो काशी से प्राचीन शिव बारात जो निकलता है सभी जगहों से, वो देवगुरु बृहस्पति के प्रांगण में आकर के समापन समारोह होता है। उसमें जो है बारातियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, अंग वस्त्रम दिया जाता है, भोग भंडारा कराया जाता है यथा शक्ति, तथा उनको जो है भगवान के दरबार में जो कुछ होता है उनका वर विदाई करके भगवान शिव का जो है माता पार्वती का यहाँ विवाह संपन्न कराया जाता है। तो किस तरह का ये श्रृंगार इस समय बाबा का ये तैयारी चल रहा है? इस समय जो है आज क्योंकि कल गुरुवार है और 8 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रहा है। आज जो है हमारे फ्लावर का डेकोरेशन का, लाइट डेकोरेशन का, भंडारे का, ये सब कार्यक्रम जो है आज से ही पूरी तैयारी मतलब तैयारी चल रही है। पूरा तैयारी आज से चल रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है मंदिर? बाहरी भीड़ को देखते हुए प्रशासन के तरफ से उनको इत्तला कर दिया गया है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है। प्रशासन जो है यहाँ के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराते हैं। जौनपुर में भाजपा जिला मंत्री प्रमोद यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के जौनपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रमोद 2012 में बीजेपी के टिकट पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ मल्हनी सीट से यूपी विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पारसनाथ यादव को जीत मिली थी, जबकि जागृति सिंह दूसरे नंबर पर रही थीं। सुबह 10 बजे के करीब बदमाशों ने भाजपा नेता पर हमला कर उन पर गोली चला दी। प्रमोद यादव को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद जिला पुलिस एक्शन में आ गई है। जौनपुर जिले में जगह जगह चेकिंग चल रही है। भाजपा नेता को गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बोधापुर मोड़ पर यह वारदात हुई है। अज्ञात बदमाशों ने भाजपा नेता प्रमोद यादव को गोली मार दी। प्रमोद को लेकर लोग आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र सिकरारा के
जोधापुर गांव ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रमोद यादव जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हौसला आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं। जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। अभी सूचना के हिसाब से 3 लोग थे, तो एक जगह थे और एक अलग। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी में तैयारियां चल रही हैं। काशी को भव्य रूप दिया जा रहा है। 9 मार्च को प्रधानमंत्री का आगमन उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहा है, जिससे उत्साहित कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र सहित पूरे काशी को आकर्षक रूप देना चाहते हैं। जगह जगह रोपवे सहित अन्य होने वाले कार्यों की जांच पड़ताल चल रही है। अधिकारी अपने अपने कार्यों में लगे हुए। हर थाना त्योहार व आगमन को देखते हुए चक्रमण कर रहा है, जिससे कोई कसर न रह जाए। शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आने की जो सूचना है उसी को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित है। वहीं महापौर अशोक तिवारी ने भी बताया कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शीघ्र ही काशीवासियों को सौगात मिलेगी। दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री जी, किस तरह की काशी में व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी को मेरी काशी कहते हैं। अपने काशी में यहाँ के आदरणीय सांसद के नाते लगातार आते हैं और आपने अनुभव किया होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने हर दायित्व को अत्यंत ही सफलतापूर्वक, अत्यंत ही पूरी जिम्मेदारी के साथ, दायित्व बोध के साथ पूरा करते हैं और सांसद के दायित्व का भी वो लगातार निर्वहन करते हैं। और अपने काशी में जरा हम तो काशीवासी अत्यंत गौरवशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसी सूचना मिली है, अभी ये कार्यक्रम कंफर्म नहीं है, सूचना मिली है कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में आ रहे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे और जब भी वो काशी में आते हैं काशी को कुछ देते हैं और काशीवासी अत्यंत आह्लादित हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं, हम काशी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी एनर्जी के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। तो जब आते हैं तो हम लोग उत्साह में रहते हैं और नए सिरे से फिर हम काम करने लगते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से सांसद बने, अगर उनका एवरेज आप लेंगे तो हर 3 महीना बाद वो काशी आते हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है, तो कहने भी लगे तो मैं बनारसी हो गया हूँ, तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस।
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि संगीत महोत्सव के अंतिम दिन विश्वनाथ धाम शिवमय हो उठा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि संगीत महोत्सव का भावपूर्ण समापन हुआ। पंडित गणेश मिश्रा ने भगवान शिव की होली सुनाई तो पूरा माहौल होलियाना रंग में रंगा नजर आया। पंचवाद्य यंत्रों पर भगवान शिव के 108 नाम की प्रस्तुति के सम्मोहन में बंधे श्रोताओं का जयकारा सौंदर्य के शिव तांडव तक अनवरत जारी रहा। बुधवार को महाशिवरात्रि संगीत महोत्सव की अंतिम संध्या की शुरुआत प्रोफेसर संगीता सिंह ने संगत कलाकारों के साथ बाबा को पंचवाद्य यंत्रों के सुरों की श्रद्धा से अभिषेक किया। सितार, पखावज, तबला, वायलिन और बांसुरी की संगत ने महादेव के 108 नामों को सुरों में पिरोकर पूरा माहौल शिवमय कर दिया। इसके बाद मां दुर्गा स्तोत्र और बाबा को होरी पेश किया। संगत में रहे तबले पर आशीष, पखावज पर वैभव राम, वायलिन पर अर्जुन कुमार, बांसुरी पर सुधीर कुमार गौतम रहे। इसके बाद अगली प्रस्तुति डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य की रही। उन्होंने संगत कलाकारों के साथ बाबा को एक होली सुनाई और शिव भजन गाया। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति में पंडित गणेश मिश्र ने मंच संभाला। उन्होंने गायन की शुरुआत शंकरा राग में एक ताल में निबद्ध शंकर महादेव देव से की तो पूरा प्रांगण हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष से गूंजने लगा। पहले बाबा धाम देवघर, ओकरा बाद सभे जाई बाबा बासुकी धाम। तोहार का विचार बा? अरे सखी, असो हम जाए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे बनारस। अच्छा, बनारस जेबू? हाँ। ज्ञानवापी परिसर में शू स्टैंड रखे जाने का हिंदू पक्ष ने विरोध किया। शू स्टैंड हटाए जाने को लेकर के ज्ञापन दिया गया। वाराणसी में मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में शू स्टैंड रखे जाने का विरोध किया गया। साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मंदिर के सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। कहा गया कि बिना अनुमति ही दृश्य अदृश्य विग्रहों के समक्ष शू स्टैंड रखवाए गए हैं। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। इसे तत्काल हटवाया जाना चाहिए। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की मांग करने वाली वादी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक की ओर से अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया कि बीते शुक्रवार को 6 शू स्टैंड ज्ञानवापी मस्जिद के गेट नंबर 4 के पास रखवाए गए हैं। अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मामले में अविलंब कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान पैरोकार डॉ सोहन लाल आर्य, अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी, दीपक सिंह आदि साथ उपस्थित रहे। आज क्या दाखिल किया गया है? आज ज्ञानवापी प्रकरण में 4 वादिनी महिलाओं द्वारा, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमे में वादिनी हैं, उनके द्वारा एक नई परंपरा का विरोध किया गया और 1 मार्च को जुमे के दिन
6 रैक यानी शू स्टैंड ला के ज्ञानवापी मस्जिद में रखी गई है, जो कि एक नई परंपरा है और उसका विरोध करते हुए वादिनी महिलाओं ने ज्ञापन दिया है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, डीएम वाराणसी, कमिश्नर वाराणसी और कार्यपालक काशी विश्वनाथ मंदिर को। और उसमें स्पष्ट किया गया है कि यह रैक जो रखी गई है, चूंकि यह मामला ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत है, न्यायाधिकरण के विषय का बनता है, नई परंपरा आरंभ करना ये न्यायालय के विचार के अनुसार उसके आदेश से ही होना चाहिए। और यहाँ पे मनमानी करके रखा गया है और वो इतने बुरे जगह रखा गया कि ठीक सामने हनुमान जी का विग्रह है, उसके सामने रख के एक प्रकार से हमारी देव प्रतिमा का हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। इसी का प्रचंड विरोध करते हुए ज्ञापन वाराणसी जिला प्रशासन को दिया गया है। देखिए, पिछले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा ज़बरदस्ती ज्ञानवापी मंदिर परिसर के अंदर, जो कि अभी विभाग तक स्पष्ट है और वहाँ पे हम लोग का न्यायालय में मुकदमा चल ही रहा है, और वहाँ पे कुछ भी कैसे ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे 6 रैक जूतों का ले जाके रखा गया है, जो ठीक हमारे शिव जी के मंदिर सामने, शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर उनके ठीक सामने रखा हुआ है। वो किसके परमिशन से, जब वहाँ लंबित है, वहाँ पे मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पे कैसे रखा गया? हम इसी से संबंधित हम लोग आज आए थे यहाँ पे कचहरी में, और हम लोग ने अपना जो याचिका है वो दिया है माननीय कमिश्नर साहब के पास और सीपी सर को दिया गया है। जाके इसका हम लोग ने अनुरोध किया है और ये अपना दिया है कि किस तरह से बिना किसी के प्रशासन के द्वारा या फिर किसके सह से क्यों वहाँ पे रैक रखा गया, उसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि ये अब हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग के आस्था के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा चुका है, अब और नहीं। हम लोग ने इसी का विरोध दर्ज कराया है कि जल्द से जल्द वहाँ से वो रैक हटाया जाए, वरना आगे की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आगामी त्योहार और चुनाव को देखते हुए पुलिस टीम ने पैदल गश्त की। आगामी त्योहार और चुनाव को देखते हुए भेलूपुर थाने की पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में पैदल गश्त की। इस दौरान टीम ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और त्योहार को सद्भाव के साथ मनाने को कहा। उन्होंने कहा कि त्योहार पर काशी में लोगों की काफी भीड़ होती है, ऐसे में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस को सूचित करें। देखिए, जो आगामी त्यौहार और जो इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में जो हमें सीआरपीएफ सीएपीएफ जो अलॉट होती है, तो उसी को लेके जो हमारे ऐसे एरिया जहाँ से त्यौहार का जो मूवमेंट रहेगा, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, मिश्रित आबादी वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम लोग रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन का जो ये है पूरा एक कार्यक्रम जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2-3 दिन चलता रहेगा, और उसी क्रम में आज ये भेलूपुर और दशाश्वमेध और जो एरिया इस पर कराया जा रहा है इसको। हाँ, देखिए, फोर्स डिप्लॉयमेंट हमारा काफ़ी बृहद मात्रा में होता है, वो सेंट्रलाइज जो हमारे एडिशनल सीपी है वहाँ से होता है। बाकी जोन में जो हमें एक कंपनी जो मिली है सीए पे, उसको लेके हम लोग सेंसिटिव एरियाज़ में और जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहेगा वहाँ पे हम लोग गश्त कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि त्यौहार है और इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो वही शांति का सभी लोग सद्भाव के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार को मनाएं। बाकी हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट काफ़ी डिटेल में रहेगा, हर पॉइंट पे रहेगा, मिश्रित एरिया में भी रहेगा, और जो शिव बारात है चाहे मंदिर है वहाँ पे भी हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। अराजक तत्व है, उनको जो है किस तरह से देख रही है पुलिस? बिल्कुल, हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन का काम भी किया है, थानावार चौकीवार उनको जो इस प्रकार के व्यक्ति जो पहले संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको बाउंड डाउन भी कराया जा रहा है। बीएचओ हृदय रोग विभाग के 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने को लेकर डॉक्टर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दी।
एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सरसुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि आमरण अनशन की चेतावनी हमने लिखित और मौखिक रूप से दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम हृदय रोगियों को बेड दिलाने के लिए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन के दौरान प्रोफेसर मरीज को भी अनशन वाले स्थल पर ही देखेंगे। अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बीएचयू के सरसुंदरलाल चिकित्सालय में आने वाले हृदय रोगियों के मरीजों को बेड न मिलने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने आमरण अनशन होगा। कुलपति को मंगलवार देर शाम भेजे गए पत्र में प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हृदय रोग विभाग को मिले 41 बेड पर डिजिटल लॉक होने की वजह से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इसके लिए अस्पताल के एमएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले 2 साल से आवाज उठाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कुलपति से एमएस को तत्काल प्रभाव से हटाने और 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग रखी है। आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अब क्या है, चूंकि अब हमने लगातार 2 सालों से प्रयत्न कर देख लिया है, हमारे पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब जान की बाजी आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार यानी हृदय रोगियों के जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूं, और वही करने जा रहा हूं। 8 तारीख से मैं आमरण अनशन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस बगिया से एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक के पद से नहीं हटा दिया जाता है और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के अधिकार इस देश की आसपास की जो आम जनता है, जो हृदय रोगियों हैं, उसको उनके आवंटित बेड और जीवन जीने के अधिकार नहीं मिल जाते हैं। सर, ये आमरण अनशन कहाँ पर आप करेंगे? ये आमरण अनशन हम कुलपति महोदय जी के आवास के ठीक सामने करेंगे ताकि उनके कान, आँख, नाक और दिमाग से जो कचड़े हैं वो बाहर निकले और वो देख पाए जो अपने वो मतलब जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्ट महोदय हैं उसके बीच का जो प्यार है, जो प्यार का जो वो एक पर्दा जो उनके आँख के सामने उनके प्यार में जो पर्दा चढ़ गया है वो पर्दा हटे, सच को देखे, आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के मौलिक अधिकार और आवश्यकताओं को महसूस करें। क्योंकि उनको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो मरने वाला कोई इनका पिताजी नहीं है, कोई इनका भाई नहीं है, कोई इनका पुत्र नहीं है, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। हमारे लिए तो हर एक इंसान, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे अपने बेटे, अपने बहन, अपनी माँ, अपनी बेटियों के अगर कोई ऊपर संकट आए तभी हमको वो कष्ट समझ में आए। सब वो समाज के लोग जो हैं, एक सभी समाज के लोगों के लिए एक की पीड़ा दूसरे की पीड़ा के बराबर है। वो सब मेरा भी सिर्फ मानवीय आधार पर मैं अपना भाई बहन मानता हूँ, उसको माँ पिता मानता हूँ। अगर मैं जान की बाजी लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, किसके लिए आहत हूँ, किसके लिए बेड चाहिए? क्या मुझे चाहिए अपने लिए बेड? क्या मुझे अपने पिताजी के लिए बेड चाहिए? किन के लिए चाहिए? उन्हीं गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जिनकी जानें आज इन लोगों की अकर्मण्यता और अहंकार और भ्रष्टाचार की वजह से जा रही है। ये लोग ना सिर्फ अमानवीय हैं बल्कि एक क्रिमिनल हैं। मरीज को कैसे कई मुद्दों पर हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और हर बार हमने मरीजों की सेवा अनवरत भूखे रहते हुए भी मैंने जारी रखी है। जैसे पहले जारी रखी है वैसे अभी भी जारी रहेगी। महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। संकट मोचन पुरानी गली स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र, महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी एवं पूर्व पार्षद कमल पटेल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। रैली संकट मोचन पुरानी गली से निकली। रैली में शामिल सैकड़ों छात्र छात्राएं हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर विभिन्न नारे लगाते चल रहे थे।
इस अवसर पर रामयश मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान आम आदमी का सबसे बड़ा अधिकार है। इससे वो देश के विकास के लिए एक मजबूत सरकार बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वोट एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम अपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए इस बार काशी में 100% मतदान का हम लोगों ने नारा दिया है और इसे पूर्ण करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी ने कहा कि काशी की देश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर वोट का प्रतिशत 50 या 60 से अधिक नहीं होता है। यहाँ पर बाकी 40% लोग मतदान ही नहीं करते हैं। इनको जगाने के उद्देश्य को लेकर ये मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली विद्यालय परिसर से निकलकर भोगावीर, साकेत नगर, संकट मोचन मंदिर, मुख्य द्वार से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हुई। मतदाता जागरूकता रैली में विजय शंकर राय, रमाशंकर तिवारी, कृपाशंकर सिंह, हिमानी पाठक सहित विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। साल से ऊपर है वो वोट डाल के सरकार बनाएंगे, तो हम लोग का उद्देश्य है कि मतदाता जागरूकता रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया जाए कि आप किसी को वोट दीजिए, बाकी वोट देने जरूर जाइए। कारण कि बनारस विद्वानों की नगरी है, 3 विश्वविद्यालय यहाँ पे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत होता है 60%, 50%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को जागरूक किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वावधान में भदैनी वार्ड में स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया तथा गरीब बस्तियों में जो महिलाएं सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं उनको सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर दीप प्रज्वलित करने के बाद आरती कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने उपस्थित सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भेलूपुर थाना की सब इंस्पेक्टर निहारिका साहू उपस्थित रहीं। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने तथा उनके साथ समाज में हो रहे अत्याचार के प्रति आवाज उठाने के लिए जागरूक किया तथा महिला सुरक्षा से संबंधित जरूरी बातें भी बताईं। कार्यक्रम के दौरान सुमन शुक्ला, आशा देवी, नीतू देवी सहित अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित महिलाओं ने हेड डिस्ट्रिक्ट स्लोगन के द्वारा एक ही नारा एक ही नाम हर जगह हो महिला का सम्मान की मुहिम भी शुरू की। कार्यक्रम में समाजसेवी ज्योत्सना वाजपेयी त्रिपाठी भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था की वॉलंटियर कुसुमलता सिंह, विजय कुमार, अनीश खान इत्यादि लोगों का सहयोग रहा। आज रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति तथा नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं का सम्मान और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो हमारी महिलाओं पे ही हमारी संस्था वर्क करती है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके हक अधिकार क्या है समाज में, इसके प्रति आज जागरूक भी किया जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भेलूपुर थाना की सब इंस्पेक्टर निहारिका साहू जी भी अभी आएंगी और महिलाओं का आज यहाँ 15 महिलाओं का लगभग सम्मान भी किया जाएगा। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं समूह बना करके, वो महिलाएं समाज में एक पथ प्रदर्शक का रूप हैं, दूसरों को वो अपने इस सम्मान से प्रेरणा दे सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे महिला सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कोई आप लोगों ने नारा भी बनाया है क्या? जी हाँ, हम लोगों ने आज यहाँ पे एक नारा भी बनाया है कि एक ही नारा एक ही नाम हर जगह हो महिला का सम्मान। आज इसी नारे को एक मुहिम बनाई गई और इस पर प्रतिज्ञा भी महिलाओं ने किया है कि हमारा सम्मान हर जगह होगा और हम खुद का सम्मान खुद करेंगे तभी वो हर जगह मिल पाएगा। तो इसी को प्रेरणा स्रोत भी इन्होंने आज ग्रहण किया है और इसी को आप ये आगे बढ़ाएंगे। कितनी महिलाएं? आज 50 महिलाओं के लगभग है। यहाँ पे कुछ महिलाएं अभी हमारी आ भी रही हैं। तो ये महिलाएं कहीं न कहीं समाज में एक ये अपने उद्देश्य को लेकर के खड़ी हैं कि हमारी खुद की एक पहचान है। हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम घर भी देख सकते हैं और समाज भी देख सकते हैं। तो ये बाहर भी कार्य करती हैं और अंदर भी कार्य करती हैं। घर के अंदर ये 24 आवर्स बिना छुट्टी लिए कार्य करती है। तो इनका भी मान सम्मान समाज में एक स्थान है, परिवार में एक स्थान है, लेकिन उसकी पहचान दिलाने का कार्य संस्था के द्वारा लगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
शिव पार्वती विवाह उत्सव के क्रम में बाबा को लगी हल्दी, महंत आवास मंगल गीतों से गूंजा। वाराणसी रजिस्ट्री ऑफिस में हुई तालाबंदी, अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय में कार्य रहा ठप। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। और नगर में शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मंदिरों की हुई आकर्षक साज सजावट। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।